ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। इसका लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे हम लोग एडिशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवाइड करते हैं, उनका बारे में पढ़ लिए थे। आज पहले उनका ऊपर कुछ प्रॉपर्टी है उसका ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंजुगेट एंड मॉडुलस एंड ऑफ कोर्स और एक चीज भी हमको पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का केस में। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन इनका कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ही खाली प्रॉपर्टी होता है। तो पहला प्रॉपर्टी कॉम्बिनेटिव है। कॉम्बिनेटिव के बारे में सबको बहुत पहले से पता होगा, रियल नंबर में पढ़ते आए हो और बहुत सारे जगह में भी पढ़ते आए हो कि कॉम्बिनेटिव का मतलब क्या होता है कि उल्टा हो जाता है, पहले और सेकंड में जो होता है फिर उसका रिलेशन जो है उल्टा हो जाता है। तो लेट मी टेल यू, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन भी कॉम्बिनेटिव होता है और मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्बिनेटिव होता है। मतलब अगर एडिशन का केस में अगर हम बात करें कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो Z1 प्लस Z2 इज सेम एज Z2 प्लस Z1। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी हो गया कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ठीक है, ये हमारा एडिशन के लिए हुआ। अगर मल्टीप्लिकेशन का बात करेंगे तो Z1 इंटू Z2, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखे हैं, तो उसको हम आगे पीछे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोथ आर कॉम्यूटेटिव। तो हम लोग उल्टा कभी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा आगे एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का बारे में सभी को पता होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम किसको बोलते हैं कि यहाँ पे तीन चीज होता है। तो पहले के साथ दूसरा तीसरा, या तो एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन जो भी है वही चीज हमको यहाँ पे करना है। तो तीन को नंबर लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे मान लेते एक नंबर में Z1 ले लिया, एक नंबर में Z2 ले लिया, एक नंबर में Z3 ले लिया। तो Z1, Z2, Z3, तो ये तीन नंबर हम ले लिए। ठीक है, तो Z1 प्लस अगर मैं उसके बाद Z2 प्लस Z3 करता हूं, मतलब Z1 प्लस ये रह गया Z2 प्लस Z3 will be same as Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, हम लोग पहले भी जानते हैं, रियल नंबर में ये पढ़ चुके हैं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वो एप्लीकेबल है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, वो भी पूरा डिट्टो ही रहता है कि Z1 इंटू Z2 Z3 इज सेम एज Z1 इंटू Z2 होल इंटू Z3। ये सारे का प्रूफ भी है, कैसे हुआ वो हम प्रूफ करके देख सकते हैं। तीन ठो नंबर लेके x1 प्लस iy1 will be Z1, x2 plus iy2 will be Z2 and x3 plus iy3 will be Z3। If we take these three number, then हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे कितना हो रहा है, राइट हैंड साइड देखेंगे कितना हो रहा है, उसके बाद हमारा निकल जाएगा। बट वेस्ट ऑफ टाइम है खाली उसको समझाना, प्रूफ करना। एट द एंड हमको ये रिजल्ट को यूज करना है, कहीं पे आएगा तो हम उसको यूज कर सकते हैं, उसी के लिए खाली इसको जानना है। तो ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो गया, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बिनेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया। अब आ गया हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन जो होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। बोलने से क्या होता है कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे Z2 प्लस Z3 का साथ, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, तो ये दोनों को मिला जुला के दोनों प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं। मतलब मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। और अगर बात करेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का अर्थ भी वो हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। फिर आ गया हमारा क्या, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बोलने से क्या होता है, एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी और एक होता है क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी
और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें हम कुछ ऐड करेंगे, हमको सेम कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके साथ हम कुछ ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, तो केस में हम बोलते हैं क्या, उसको एडिटिव आइडेंटिटी। यानी ये मेरे को पता चल रहा है कि अगर हम 0 प्लस i0 ऐड करेंगे तो वही नंबर मिलेगा। ये तो 100% है ना, कोई भी नंबर में कुछ ऐड करेंगे तो चेंज ही हो जाएगा, अगर मैं 0 ऐड करूंगा तो ही चेंज नहीं होगा। तो 0 को हम बोलते हैं क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। और 0 को तो हम 0 जैसा नहीं लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म में लिखेंगे। तो 0 प्लस i0, इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। किसका, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये हो गया हमारा एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। जस्ट लाइक दैट, अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमको रिजल्ट क्या होगा, सेम नंबर मिलेगा। तो ये हमको पता है कि कोई भी नंबर में हम अगर 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको सेम नंबर मिलता है। तो इसीलिए हमको मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। लेकिन हम उसको 1 तो नहीं लिखते हैं, 1 प्लस i0 लिखते हैं। तो ऑल हैव टू रिमेंबर कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। फॉर ऑल z, 0 प्लस i0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल z। किसी भी z ले लो, z बोलने से कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, उसमें एडिटिव आइडेंटिटी आता है हमारा 0 प्लस i0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है 1 प्लस i0। 1 ही होता है, तो 1 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म में लिखेंगे तो यू विल गेट दिस वन। तो ये हो गया हमारा एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब अगला बात हो गया क्या, हमारा इनवर्स। ये इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू, मल्टीप्लिकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, जेई में भी क्वेश्चन आता है इसका ऊपर। ओके, तो इनवर्स बोलने से क्या होता है, हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऐड करेंगे तो वो बन गया 0। तो इन दैट केस जो ऐड किए होंगे उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें क्या ऐड करने से 0 हो जाएगा, z के साथ हम क्या ऐड करने से 0 हो जाएगा, वो -z। सो -z इज योर एडिटिव इनवर्स। -z को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स फॉर ऑल z। जितने सारे z है, सारे का एडिटिव इनवर्स हो गया हमारा -z। मतलब उसी नंबर का नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे तो बन जाता है एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, नंबर में अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट 1 हो जाएगा, नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट हो जाएगा 1, तो केस में हम उसको बोलते हैं क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर z है, z में हम क्या मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा, कोई बताएगा मेरे को। अगर z है तो z में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 1 हो जाए, 1/z। तो 1/z को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1/z इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इन शॉर्ट में इसको mi लिख रहा हूं, ऑफ ऑल z। जितना भी z है सारे का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उसी का रेसिप्रोकल। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका ऊपर हमारा क्वेश्चन आता है, जेई में भी क्वेश्चन आता है इसका ऊपर। ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या बोलते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। मतलब अलजेब्रा जो हम किए, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कम्युटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। फिर आइडेंटिटी का ऊपर हमको ध्यान रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी होता कौन है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन होता है। ऐसे एडिटिव इनवर्स कौन होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होता है। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक। तो हम लोग अभी एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + 3i का होल्स टू द पावर 4। बोला है क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए किसका, 2 + 3i टू द पावर 4। तो एक काम करते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i दिया है हमको, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i को हम सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करके हम लोग उसको
x प्लस IY का फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसका इनवर्स निकालेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलो, तो लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i का पावर 4 है, तो उसको हम क्या करेंगे, 2 प्लस 3i का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये बन गया। पावर 4 होने से भी ना हम आराम से निकाल पाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कितना भी बड़ा पावर हो जाए हमको कोई तकलीफ नहीं होगा, हम उसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करते हुए आएंगे, तो लास्ट में हमको मिलेगा ना बहुत छोटा सा चीज मिलेगा। क्या मिलेगा लास्ट में जानते हो, x प्लस IY। कितना भी पावर बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमको लास्ट में एक छोटा सा एक्सप्रेशन मिलेगा x प्लस IY। तो देखते हैं इसको आगे करेंगे क्या मिलता है। 2 प्लस 3i का होल स्क्वायर, नॉर्मली a प्लस b का होल स्क्वायर ही हम करेंगे, तो 4 प्लस 9i स्क्वायर प्लस 2ab 12i इसका होल स्क्वायर। अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे, किसके जगह में, i स्क्वायर के जगह में, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, 4 माइनस 9 प्लस 12i और इसका होल स्क्वायर हो गया। 4 माइनस 9 हमारा हो गया कितना, -5 प्लस 12i और इसका भी हमारा होल स्क्वायर आ गया। अब इसका होल स्क्वायर फिर से कर देंगे, तो 25 प्लस 144i स्क्वायर माइनस 2ab 120i। All of you are getting this? सारे को समझ में आ रहा है? अभी i स्क्वायर का वैल्यू फिर से पुट कर देंगे, i स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, मतलब ये 144 माइनस में आ जाएगा। 25 प्लस या फिर माइनस 144 माइनस 120i और ये फाइनली हमको मिल गया क्या, -119 माइनस 120i। ऑल ऑफ यू गॉट इट? सारे को समझ में आया यहाँ तक? अब ये हमारा z ही है, ये हमारा z है, अभी तक हम नहीं निकाले हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हम लिखेंगे अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of z is equal to 1 by z is equal to 1 by minus 119 minus 120i। इतना हो गया। अब इस फॉर्म में तो हम नहीं छोड़ने वाले हैं, इस फॉर्म में तो हम नहीं छोड़ने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट, मतलब इसमें जो है रेशनलाइज कर लेंगे। इसको रेशनलाइज करने से क्या होगा, ये प्लस ऊपर होके मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो बनेगा हमारा क्या, -119 प्लस i इंटू 120 होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा -119 माइनस 120i होल इंटू -119 प्लस 120i। इतना हो गया। अब खाली इसका स्क्वायर करके हमको डालना है, काफी बड़ा होगा तो दैट कैलकुलेशन आई एम नॉट डूइंग। तो -119 प्लस i इंटू 120 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन वो भी लास्ट में प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा, क्योंकि i स्क्वायर का वैल्यू है तो प्लस हो जाएगा। सो यू विल गेट 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। दिस पार्ट आई एम नॉट डूइंग, लंबा कैलकुलेशन हो गया खाली, बस दिस वन। सभी को समझ में आ गया? अगर ये सवाल में हमको ऐसे पूछता, मान लेते सवाल में हमको ऐसे पूछता कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस वन, ना बोल के ऐसे पूछता, फाइंड रियल पार्ट by imaginary part of
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिला उसका रियल पार्ट बाय इमेजिनरी पार्ट करो, तो केस में हमारा आंसर क्या आएगा? रियल पार्ट हो गया -119 बाय दिस मच और इमेजिनरी पार्ट हो गया 120 बाय दिस मच। तो ये हमारा आंसर होता। क्या सभी को समझ में आया? आया ना? जल्दी से बोलो, आगे बढ़ेंगे। All of you getting it? चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। बोला है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। z का वैल्यू हमको दिया है क्या? 2 प्लस i डिवाइडेड बाय 2 प्लस i डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3i। हमको सवाल में बोला है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के बता। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस? तो 1/z कर देंगे, लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z is 1/z, that is equal to 4 plus 3i divided by 2 plus i। मतलब जो भी नंबर दिया होगा उसका हम लोग को क्या करना है? रेसिप्रोकल ले लेना है। यहाँ पे पहले ही इतना दे दिया है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। बट ये हमको आंसर में नहीं लिखना है, आंसर में हमको x प्लस i फॉर्म में लिखना है। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इसको रेशनलाइज बोलते हैं। 4 प्लस 3i इंटू 2 माइनस i डिवाइडेड बाय 2 प्लस i इंटू 2 माइनस i। हम क्या कर रहे हैं सभी को समझ में आ रहा है? हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंप्लीफिकेशन हमेशा ऐसा होता है कि रियल पार्ट एक रहता है प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट रहता है। हम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वे में उसको नहीं रखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो जब भी हमको निकालना होता है, मतलब एट द एंड हमको जब आंसर रखना होता है उसमें रियल पार्ट रहता है प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट। मतलब क्या होता है? समथिंग जो कि रियल नंबर होगा प्लस i इंटू समथिंग, समथिंग प्लस i इंटू समथिंग। सो दिस इज द वे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एट द एंड। दैट इज व्हाई हमारा ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लिख लिए, बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होने वाला है। तो फाइनल आंसर के लिए क्या करेंगे? इसको हम रेशनलाइज करेंगे, x प्लस i में कन्वर्ट करेंगे। So all the complex number at the end has to be kept in x plus i form. That's all. चलो अब इसको हम कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन सीखे हैं लास्ट क्लास में। मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है? नॉर्मल सिंपल अलजेब्रा जैसे करते हो वैसे करेंगे। जहां स्क्वायर आएगा वहां पे -1 पुट कर देंगे। That's all what we have to do. डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डालेंगे। चलो ये बन गया हमारा क्या? फिर 4 इंटू 2 8 माइनस 4i प्लस 6i माइनस 3i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस i स्क्वायर। दैट मेक्स इट 8 प्लस 2i माइनस ऑफ -3 हो गया प्लस 3 बाय 4 प्लस 1। ये हो गया 11 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 5। अगर कैलकुलेशन में कहीं पे गलती कर रहा हो तो करेक्शन करना। सो ये हो गया हमारा दिस वे। दिस कैन बी रिटन एज 11 बाय 5 प्लस i इंटू 2 बाय 5। कहीं गलती नहीं कर दिया ना मैं? 8 माइनस 2i 8 माइनस 4i, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 6i माइनस 3i स्क्वायर। तो ये हो गया 8 प्लस 2i प्लस 3, ठीक। 8 प्लस 3 11 बाय 20। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? तो इससे मेरे को लगता है सभी को ये चीज क्लियर हो गया कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। एट द सेम टाइम दूसरा चीज पता चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे x प्लस i का फॉर्म में लिखते हैं। ये क्वेश्चन में पावर इतना बड़ा था, उसको कैसे x प्लस i का फॉर्म में लिखे पता चला।
ये क्वेश्चन में हमारा रेशनल का फॉर्म में था, समथिंग में समथिंग, तो इसको एक्सप्लोसिव का फॉर्म में निकालना सीख गए। कभी कभी बोल सकता है वही चीज कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में दे देगा और बोलेगा कि भाई बताओ इसका रियल पार्ट कितना, इमेजिनरी पार्ट कितना, तो उसको इस टाइप में हमको करना है। एट द एंड जो निकलेगा रियल पार्ट हो गया 11/5, इमेजिनरी पार्ट हो गया 2/5। समझ में आ गया सबको? चलो अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जिस प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसको आर्गन प्लेन बोलते हैं। उस आर्गन प्लेन में होता क्या है, उस आर्गन प्लेन में दो एक्सिस होता है। एक एक्सिस को हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस और एक एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। एक एक्सिस हो गया हमारा एक एक्सिस हो गया हमारा रियल एक्सिस, एक एक्सिस हो गया हमारा इमेजिनरी एक्सिस। जैसे क्लास 10 के अंदर हम लोग जो पढ़े हैं वहां पे ज्योमेट्री पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें हमको बताया गया होगा कि कैसे हम एक पॉइंट को, जैसे 2,3 है, 5,9 है, 7,12 है, -3,2 है, उनको कैसे हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं। तो दिखाने के लिए हम क्या करते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर देते थे। करने का बाद वो हमारा कॉपी में करते हैं या फिर बोर्ड में करते हैं, ब्लैक बोर्ड हो, व्हाइट बोर्ड हो, इंटरेक्टिव बोर्ड हो, किसी में भी करते हैं। जिसका ऊपर ड्रॉ हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसके बाद इसको जिसका ऊपर ड्रॉ हो गया उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्स वाई प्लेन। इसको क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन। और इस प्लेन का अंदर हमारा बहुत सारे पॉइंट मिल सकता है, पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं। जैसे ये प्लेन बन जाता है, हमारा 4 क्वाड्रेंट बन जाता है। इसको फर्स्ट बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, थर्ड बोलते हैं, फोर्थ बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है 2,3 या फिर 5,8 या फिर 2,4 या फिर -1,3, उनको हम देख के यहाँ पे पुट करते हैं। और ये क्वाड्रेंट जो होता है हमारा x का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू पॉजिटिव के लिए होता है। यहाँ पे x नेगेटिव, y पॉजिटिव के लिए होता है। यहाँ पे दोनों नेगेटिव होता है और यहाँ पे x पॉजिटिव, y नेगेटिव होता है। अगर एक पॉइंट ऐसा हमको मिल गया जहाँ पे कि x का वैल्यू 0 है या फिर जहाँ पे कि y का वैल्यू 0 है, उनको क्वाड्रेंट में नहीं रखते हैं, उनको एक्सिस का ऊपर रखते हैं। जैसे 2,0 हो गया एक पॉइंट, तो 2,0 हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस का ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे 2,0 ये पॉइंट हो गया। और ये सब चीज के बारे में सभी को पता है, सबको ये चीज जानते हो। क्लास 10th में ये सब पढ़ाया गया है या फिर उससे पहले भी पढ़ाया गया। तो कुछ ऐसा ही चीज हम करने वाले हैं अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम कोई भी नंबर को इस प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, जिस प्लेन में दो एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस जैसा होता है उसको रियल एक्सिस बोलते हैं, या फिर एक्स एक्सिस का नाम रियल एक्सिस हो जाता है, वाई एक्सिस का नाम इमेजिनरी एक्सिस हो जाता है। ये प्लेन जब एक्स और वाई लिखा जाता है तो हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। अब इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं आर्गन प्लेन, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये प्लेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हैं। और ये प्लेन को हम लोग बोल सकते हैं गॉसियन प्लेन। जैसे ही हम रियल एक्सिस लिख लेते हैं और इमेजिनरी लिख लेते हैं तो ये बन जाता है आर्गन, गॉसियन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। इस प्लेन में फिर वही काम होता है जो हमारा रियल एक्सिस में हो रहा था, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो रहा था। इसमें 4 क्वाड्रेंट बन जाता है। वो 4 क्वाड्रेंट क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमेशा 2 पार्ट होता है, सभी को पता है। रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर रियल पार्ट भी प्लस है और इमेजिनरी पार्ट भी प्लस में है तो वो आ जाता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
रियल पार्ट भी प्लस और इमेजिनरी पार्ट भी प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। रियल पार्ट अगर माइनस होता है, इमेजिनरी पार्ट प्लस होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। रियल माइनस इमेजिनरी माइनस तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर रियल प्लस इमेजिनरी माइनस तो ये आ गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। आई होप सभी को यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर अगर मैं बात करूं z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i और मैं पूछूं कि z बिलोंग्स टू क्या है, व्हाट इज द आंसर? z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i और मैं पूछूंगा कि z बिलोंग्स टू क्या है, तो हमको देखना है कि रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। 3 और 4 दिखाई दे रहा है, दोनों पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे z बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1। अगर z बिलोंग्स टू फिर z इज इक्वल टू 3 माइनस 4i है, तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि z जो है उसका रियल पार्ट प्लस है, इमेजिनरी पार्ट माइनस है, तो ये वाला प्लस और माइनस में आ जाता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे। अगर z बिलोंग्स टू या फिर z इज इक्वल टू -1 माइनस i है, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आ गया जिसमें कि दोनों नेगेटिव है। अगर z इज इक्वल टू -4 प्लस 7i है, तो ये z बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 2 आ गया। जरा जल्दी से बता दो, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जो समझ में आया क्या सबको? चलो अब सुनो, ये जो है ना इस पॉइंट को, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वहां पे, तो z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i को मैं चाहूंगा तो 3,4 सोच सकता हूं। z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i को मैं 3,4 सोच सकता हूं। z इज इक्वल टू 3 माइनस 4i को मैं 3,-4 सोच सकता हूं। -1,-1 सोच सकता हूं। -4,7 सोच सकता हूं। सोच क्या सकता हूं? मैं पुट भी कर सकता हूं, मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूं, पॉइंट लोकेट कर दूंगा और वहां पे या तो लिख लूंगा 3 प्लस 4i या फिर लिख लूंगा 3,4। मैं 3,4 लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर, 3,4 स्टिल वो बनेगा 3 प्लस 4i, लेकिन ये रियल लिखना चाहिए हमको, ये इमेजिनरी हमको लिखना पड़ेगा। अगर ये कुछ नहीं लिखेंगे तो x और y में काउंट हो जाएगा, और x एक्सिस y एक्सिस बनने से और वो 3 प्लस 4i नहीं बन पाएगा, वो बनेगा 3,4। सो रियल हमको लिखना पड़ेगा, इमेजिनरी हमको लिखना पड़ेगा। आई होप सभी को समझ में आ गया यहां तक, यस और नो? चलो अगर ऐसा हो जाए z इज इक्वल टू 2i, जरा ध्यान से दो, देखो z इज इक्वल टू 2i। अब यहां पे हमारा रियल पार्ट हो गया 0, इमेजिनरी पार्ट हो गया 2। z इज इक्वल टू 2i, तो ये क्वाड्रेंट में नहीं आने वाला है, इसको हम क्वाड्रेंट में नहीं लिख सकते, इसको हम लिखेंगे कहां पे? एक्सिस में, इमेजिनरी एक्सिस में इसको लिखेंगे। तो z लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस, z लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस। अगर z इज इक्वल टू समथिंग i हो गया तो इमेजिनरी एक्सिस में आ गया। ऐसे अगर z इज इक्वल टू -2i है तो भी z इमेजिनरी एक्सिस का ऊपर ही रहता है, और अगर z इज इक्वल टू 3 प्लस i इंटू 0, तो z लाइज ऑन रियल एक्सिस। अब हमारे पास और कोई नंबर बचा ही नहीं है, और कोई नंबर बचा नहीं है जिसको हम कहां रखेंगे, सोचेंगे। एवरी नंबर वी हैव सीन देयर, फर्स्ट क्वाड्रेंट का नंबर, सेकंड क्वाड्रेंट का नंबर, थर्ड क्वाड्रेंट का नंबर, फोर्थ क्वाड्रेंट का नंबर, सारे को देख चुके हैं, उनको कैसे लोकेट करना है। एक्सिस का ऊपर, अगर एक्स एक्सिस का ऊपर नहीं, रियल एक्सिस का ऊपर है तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, इमेजिनरी एक्सिस का ऊपर है
तो उसका रियल पार्ट 0 होगा। ऑफकोर्स पॉजिटिव होने से ऊपर, नेगेटिव होने से नीचे, इमेजिनरी वाला, रियल वाला पॉजिटिव होने से राइट हैंड साइड, नेगेटिव होने से लेफ्ट हैंड साइड। सभी को यहां तक समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी आगे चलो अब देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अभी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नया टॉपिक है, पूरा नया है ना? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे निकालते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z is denoted by, Z का ऊपर एक तो बार दे देंगे। ये बार का बारे में तो पहले भी जानता होगा, हम लोग इरेशनल नंबर में पढ़े थे बार, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल में जो लिखते थे बार, वैसे ही बार। ये बार Z के ऊपर बार लग जाएगा, इसका मतलब हमको कॉन्जुगेट निकालना है। तो फिर होता क्या है कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट होता क्या है, कैसे निकालते हैं? तो अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, अगर z का वैल्यू x प्लस आई वाई है, तो उसका कॉन्जुगेट का वैल्यू हो जाएगा x माइनस आई वाई। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया है, तो z कॉन्जुगेट का वैल्यू हो गया x माइनस आई वाई। मतलब कॉन्जुगेट निकालने के लिए पूरा छोटा सा काम करने वाले हैं, जैसे रेशनलाइज में करते थे, यहाँ पे भी वही करने वाले हैं। रेशनलाइज जो किया जाता था यहाँ पे वही करना है, लेकिन यहाँ पे करना क्या है? जो इमेजिनरी पार्ट है उसी का साइन चेंज करना है। रियल पार्ट का साइन एज इट इज रहने वाला है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसी का साइन हम लोग चेंज करेंगे। कभी अगर ऐसा हो जाए इफ z इज इक्वल टू x माइनस आई वाई, तो अगर मेरे को इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो ये बन जाएगा x प्लस आई वाई। सो कॉन्जुगेट निकालना काफी आसान होता है, एकदम सिंपल सा बात है। जो भी नंबर दिया होगा उसका ऊपर हम क्या करेंगे? प्लस, जो i का साइन होगा, i के साथ जो साइन होगा, अगर प्लस होगा तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो उसको प्लस कर देंगे। आर यू गेटिंग इट? अब ध्यान से सोचो कि अगर मैं z कॉन्जुगेट का ऊपर एक तो कॉन्जुगेट फिर से चढ़ा देता हूं, अगर z कॉन्जुगेट था उसके ऊपर एक और कॉन्जुगेट चढ़ा देता हूं, तो क्या हो जाएगा? ये देखो z था x प्लस आई वाई, इसका ऊपर कॉन्जुगेट चढ़ा दिया तो x माइनस आई वाई हो गया। अगर उसका ऊपर एक और कॉन्जुगेट चढ़ा दूं तो, इसका ऊपर एक और कॉन्जुगेट चढ़ा दूं तो x माइनस आई वाई से वो x प्लस आई वाई बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा क्या? z। तो हमको याद रखना है कि कॉन्जुगेट अगर हम दो बार निकालेंगे तो z ही हो जाता है। अगर हम दो बार कॉन्जुगेट निकालेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप बन जाता है वापस। आ गया समझ में सबको? चलो अब देखते हैं कि कॉन्जुगेट तो हम निकाल रहे हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या निकल रहा है, वो एग्जैक्टली क्या चीज निकल रहा है। अगर मैं ज्योमेट्रिकली उसको समझूं तो ज्योमेट्रिकली कॉन्जुगेट क्या निकल रहा है देखते हैं। हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे, सीधा एग्जांपल लेके, तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। ये मैं रियल एक्सिस लिख लिया, ये मैं इमेजिनरी एक्सिस लिख लिया। रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, जैसे ही रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस लिख लेता हूं, इसका मतलब ये बन गया हमारा क्या? कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर गॉसियन प्लेन या फिर आर्गन प्लेन। इसको तीन प्लेन का नाम दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स, गॉसियन या फिर आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन मेन करके बोला जाता है, ठीक है। तो एक काम करता हूं, एक लिखता हूं z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, और देखता हूं कि इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा तो क्या चीज निकल के आता है। पहले तो मैं इसको लोकेट कर लूं, 2 प्लस 3i मतलब रियल पार्ट 2 है, तो रियल की तरफ 2 जाएंगे, 1 और 2, रियल की तरफ 2 गए, और इमेजिनरी एक्सिस की तरफ कितना जाएंगे? 3 जाएंगे।
1 2 3 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पे आ गया ऊपर। तो ये जो पॉइंट हमको दिखाई दे रहा है ये आ गया हमारा 2 + 3i। बोलो सबको समझ में आया? ये पॉइंट हो गया हमारा 2 + 3i। अब अगर मैं z कंजुगेट निकालता हूं तो क्या निकलता है? 2 - 3i। अब इसको लोकेट करने का कोशिश करते हैं कि 2 - 3i हमारा कहां आएगा। तो रियल पार्ट तो 2 है, तो फिर से 2 यूनिट आगे जाएंगे। ये हमारा 2 है ना, और ये हमारा 3 है, और इमेजिनरी पार्ट हमारा कितना है? -3 है, तो नीचे आ जाएगा -1 -2 -3। मतलब ये वाला पॉइंट जो हम देख रहे हैं ये 2 - 3i आ गया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर z था, ये हमारा z है और ये हमारा z कॉन्जुगेट है। सबको पता चल गया कि ये z है और ये z कॉन्जुगेट है। तो हुआ क्या? ये तो मैं ज्योमेट्रिकली दिखा भी दिया। तो हुआ क्या मैं समझा रहा हूं। सोच लो कि ये वाला एक तो मिरर है, ये एक्स एक्सिस में एक मिरर है, ये मिरर है। तो अगर इस मिरर का थ्रू में मैं इस पॉइंट को देखूंगा तो उसका इमेज यहीं पे फॉर्म होगा, यस और नो? इसका इमेज जो यहां पे फॉर्म होगा पूरा उतना हाइट पे नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि हम जब कंजुगेट निकालते हैं तो हम एग्जैक्टली क्या करते हैं ज्योमेट्रिकली, इज द इमेज ऑफ द पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द रियल एक्सिस। जब कंजुगेट निकाला जाता है, कंजुगेट का मतलब होता है कि इमेज ऑफ द पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द रियल एक्सिस। तो लिख सकते हैं सो z conjugate is the image of z in organ plane with respect to the real axis, with respect to the real axis as mirror। तो रियल एक्सिस को अगर मैं मिरर का हिसाब से सोचूंगा तो दिस इज हाउ विल गेट द कॉन्जुगेट। ऑल ऑफ यू गॉट इट? सारे को समझ में आ गया? तो सो दैट्स ऑल अबाउट कॉन्जुगेट। अब हम लोग उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले एक दो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। तो क्या दिया है मेरे को? ये दिया है एक तो नंबर x - y * i होल इंटू 3 + 5i, ये दिया है। और बोला है कि ये जो नंबर है ना, ये नंबर और एक नंबर और दिया है -6 प्लस -24i, -6 -24i। तो ये हमको दिया है। बोला क्या है कि ये दो नंबर ऐसा है, ये नंबर और ये नंबर एक ऐसा है कि ये इसका कॉन्जुगेट है और ये इसका कॉन्जुगेट है। मतलब अगर ये z है तो ये z कॉन्जुगेट है, और अगर ये z कॉन्जुगेट है तो ये z है। मतलब ये दोनों कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर है। तो अगर ये इसका कॉन्जुगेट है, अगर मैं इसको z मानूं, मान लेते मैं इसको z मानता हूं, तो ये बनेगा हमारा z कॉन्जुगेट। और मेरे को पता है कि z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जो होता है z होता है। ये हमको पता है कि z कॉन्जुगेट का ऊपर एक बार और कॉन्जुगेट लगा देंगे तो z हो जाएगा। मतलब z = z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, या फिर दिस = इसका कॉन्जुगेट। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x - yi into 3 + 5i
इज इक्वल टू -6 - 24i का कॉन्जुगेट। अरे बोलो समझ में आया क्या? यहां पे हम लिख सकते हो एज z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, एज z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। थोड़ा देर पहले हम उसको पढ़े तो ये z है तो z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लिख देंगे। मैं देखता हूं समझ में आया कि नहीं कॉन्जुगेट का बारे में। प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। हाँ सही है। कॉन्जुगेट निकालते समय खाली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, रियल पार्ट एज इट इज रह जाएगा, तो ये -6 + 24 आ जाएगा। सो x - yi इज इक्वल टू ऑल इनटू 3 + 5i इज इक्वल टू -6 + 24i। सवाल में मेरे को बोला है कि भाई x का वैल्यू बताओ, y का वैल्यू बताओ। अब ऐसा है कि x और y ना पूरा अलग से है अभी, तो इसको मल्टीप्लाई करके x और y में इक्वेशन बनाने से अच्छा है कि इसको अलग है तो पहले से अलग ही रखने दो। ये वाला पार्ट को इधर लेके आ जाएंगे, फिर उसको रेशनलाइज कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो योर x - yi इज इक्वल टू -6 + 24i डिवाइडेड बाय 3 + 5i हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो x - iy इज इक्वल टू -6 + 24i इंटू 3 - 5i होल डिवाइडेड बाय 3 + 5i इंटू 3 - 5i। खाली कैलकुलेशन है और कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट खत्म, यहाँ पे इसको अलग कर दिया बस, उसके बाद कैलकुलेशन ही है, मल्टीप्लाई करना है ऊपर। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। -18 + 30i, उसके बाद आ गया क्या +72i, और उसका आगे आ गया कितना 24 × 5 120 होता है -120i² होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा हो गया 3 का स्क्वायर 9 -25i²। अब हम सबको पता है कि i² का वैल्यू -1 होता है, जहां जहां i² आएगा वो सारे के जगह में -1 पुट कर देंगे। तो ऑलरेडी माइनस है, माइनस ऑफ -1 विल मेक इट प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। सो इट इज मेकिंग इट -18 + 102i माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया 120 डिवाइड बाय ये 9 प्लस ये हो गया हमारा 34। ये बन गया हमारा कितना 102 प्लस 102 इंटू i डिवाइड बाय 34, अलग कर देंगे तो आ जाएगा 3 + 3i। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा x - iy है, जरा देखो और मेरे को बताओ x कितना y कितना। लेफ्ट हैंड साइड में x - iy है, राइट हैंड साइड में 3 + 3i है, तो x कितना y कितना। एक तो गड़बड़ कर दिया इसीलिए मैं पूछा था, एक बार और देख के बताओ। लेफ्ट हैंड साइड में x - iy है, राइट हैंड साइड में 3 + 3i है, तो x कितना y कितना। हाँ x 3y - 3, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू -3 है। मेरे को पता है ये जानते हो तुम सब, लेकिन साइन के साथ लेना जरूरी होगा क्योंकि यहाँ पे x - iy है, शायद ध्यान नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं। यू हैव टू बी केयरफुल। मेरा कहने का मतलब है, कराने का मतलब यही था कि यू हैव टू बी केयरफुल टू सी कि उसमें क्या दिया है, साइन को भी ध्यान में रखना पड़ता है आपको, ठीक है। अगला सवाल हमको क्या दिया है। अगला सवाल बोला है कि दिस एंड दिस आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। बात वही हो गया जो पिछला क्वेश्चन था, -3 + i × x²y, और यहाँ पे दिया है x² + y + 4i। सवाल में बोला है कि दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, मतलब अगर मैं इसको z मान लूंगा तो ये हमारा हो गया
z का कॉन्जुगेट। हमको पता है, वी नो कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, -3 प्लस आई इंटू एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई होल इंटू व्हाट इज इट, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4i। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट? सही है? हाँ या ना, जल्दी से बोलो। सही है क्या? हाँ या ना, जल्दी से बोलो। गलत है ना? इसका कॉन्जुगेट चाहिए ना भाई। z के जगह में तो z बैठा दिया, ये z है, ये z कॉन्जुगेट बोला है, तो उसका ऊपर कॉन्जुगेट एक तो डालेंगे, और जब कॉन्जुगेट डालेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। आया समझ में अभी? अब हम क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे एक साथ रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू -3, ये हो गया इक्वेशन 1। x स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू -4, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हमारा काम है कि ये दो इक्वेशन को सॉल्व करें, सॉल्व करके वैल्यू निकाले x और y का। मैं काम करता हूं, यहां से y का वैल्यू नहीं, x स्क्वायर का वैल्यू निकाल के यहां पे डाल देता हूं। x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, -y -3। फ्रॉम इक्वेशन 1 x स्क्वायर इज इक्वल टू -y -3, therefore equation 2 becomes x स्क्वायर की जगह में हम डाल देंगे -y -3, -y -3 साथ में y है इज इक्वल टू -4। तो माइनस पूरा गया, गायब हो गया। x स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 4 y स्क्वायर, तो प्लस y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 4 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -4 और y इज इक्वल टू 1। जरा जल्दी से बताओ, समझ में आया सबको? ऐसा सॉल्व करने का तरीका बहुत ही है, 12 का काम नहीं है, 11 का पढ़ाई ये है नहीं, क्लास 8 9 10 में पढ़े हो, उसी को यूज करके कर सकते हो। मेरा मन में आया कि x स्क्वायर का वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल दो, डाल दिया। तुम लोग ना सर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम y का वैल्यू निकाल के डालेंगे, वो भी डाल सकते हो, लेकिन वहां पे क्या हो गया, x पर 4 में आएगा इक्वेशन, तो मैं 4 में नहीं चाहता था, इसीलिए मैं ऐसे डाल दिया। अब अगर y का वैल्यू -4 होगा तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इफ y इज इक्वल टू -4, इफ y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन 2 ही कर देते हैं ना। इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू -4 इज इक्वल टू -4, x स्क्वायर इंटू -4 इज इक्वल टू -4। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू +-1 हो गया। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, एक तो सेट होगा x1 y -4, एक सेट होगा x -1 y -4। मैं लिखता हूं ना, जो हमारा सेट बनेगा वो सब लिखते हैं। तो therefore if x is equal to 1, y is equal to -4, x is equal to -1, y is equal to -4। हमारा दो तो सेट मिल चुका है अभी तक, 2 सेट ऑफ सॉल्यूशन मिल चुका है। अगर मैं y is equal to -4 लिया तो अब मैं क्या लूंगा, y is equal to 1 लूंगा, फिर देखेंगे क्या होगा। If y is equal to 1, इक्वेशन 2 becomes, लिखेंगे if y is equal to 1, इक्वेशन 2 becomes क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है क्या, x स्क्वायर इंटू वाई, राइट हैंड साइड में -4, तो x स्क्वायर इंटू
1 इज इक्वल टू -4, x स्क्वायर हो गया -4, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है, या फिर हम उसका आगे वाला लाइन लिख के ही लिखते हैं ना, पॉसिबल नहीं है। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर -4 नॉट बिलोंग्स टू r, सो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। Therefore y is equal to 1 is not possible। सभी को समझ में आया कि y माइनस 1, y is equal to 1 क्यों पॉसिबल नहीं हुआ? yes, क्योंकि हमको यहाँ पे x और y रियल चाहिए। x अगर इमेजिनरी हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगा, i है फिर उसके साथ इमेजिनरी होगा, ऐसा नहीं है। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम x प्लस iy देखते हैं तो उसमें x रियल होता है और y भी रियल होता है, मतलब यहाँ पे पूरा रियल होना चाहिए, ये भी रियल होना चाहिए, ठीक है ना। सो दैट इज द रीजन कि हम यहाँ पे वो वैल्यू नहीं लेंगे, राइट। चलो ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है? Z1 का वैल्यू मेरे को दे दिया है 2 माइनस आई, और Z2 का वैल्यू दे दिया है मेरे को -2 प्लस आई। ये क्वेश्चन जो मेरे को दिया है इसमें कुछ ट्रिक नहीं है, इट्स जस्ट ए कैलकुलेशन। कोई भी ट्रिक इसमें नहीं है, दिमाग कुछ लगाना नहीं है, जस्ट ए कैलकुलेशन। बी फोकस्ड, कंसंट्रेशन ला के करना है। जैसे मैं कभी कभी कैलकुलेशन करते समय गलती कर देता हूं, वैसे नहीं करना है। पूरा शांति से बैठ के करोगे तो गलत नहीं होगा। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है? रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 का कॉन्जुगेट। तो हमको पूछा है कि भाई इसका वैल्यू बताओ कितना है, और पूछा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 Z2 कॉन्जुगेट, इसका वैल्यू बताओ। तो एक काम करते हैं, पहले Z1 Z2 बाय Z1 कॉन्जुगेट का वैल्यू निकालते हैं, फिर उसका रियल पार्ट क्या है वो पता चल जाएगा। Z1 Z2 बाय Z1 का कॉन्जुगेट जो है उसको निकालते हैं। ओके, तो लिखते हैं Z1 Z2 बाय Z1 का कॉन्जुगेट। यहां पे लिखा है सारे Z1 का वैल्यू 2 माइनस आई, Z2 का वैल्यू -2 प्लस आई, बाय Z1 का कॉन्जुगेट -2 प्लस आई का कॉन्जुगेट। बेमतलब में स्टेप क्यों बढ़ाएंगे? ये मैं जानता हूं कि इसका कॉन्जुगेट निकालना है, और कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं सबको पता है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो जो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे प्लस था, उसको हम माइनस कर दिए तो हमारा वैल्यू मिल गया। सो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म में आ गया। इसको सॉरी, ये इस पार्ट को हमको सिंप्लीफाई करना है और कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म में लाना है, अभी ये नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव वाला पार्ट को रेशनलाइज कर देंगे, सभी को पता है वैसे करना पड़ता है। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर साथ ही साथ इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं ना। 2 इंटू -2 -4 प्लस 2i, फिर से प्लस 2i माइनस आई स्क्वायर बाय नीचे -2 माइनस आई इंटू -2 प्लस आई, ये -2 प्लस आई ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? अब ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा, एक तो माइनस पहले है तो +1 हो जाएगा ये, तो ये -4 प्लस 4i प्लस 1 डिवाइडेड बाय होल इंटू भी है i -2 ही लिख देता हूं, क्या माइनस को पहले रखें, i -2 होल डिवाइडेड बाय, यहां पे हम देख सकते हैं मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी आ जाएगा। माइनस कॉमन ले लेता हूं तो आ जाता है 2 प्लस आई यहां पे, और यहां पे आ जाएगा i -2, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो। अब इसमें कितना आ रहा है, -4 प्लस -4 प्लस 1 -3 आ रहा है।
तो इसको लिख सकते हैं 4i माइनस 3 होल इंटू i माइनस 2 डिवाइड बाय नीचे माइनस हो गया a प्लस बी a माइनस बी हो चुका है i प्लस 2 इंटू i माइनस 2 तो i स्क्वायर माइनस 4। सो अभी ये मल्टीप्लाई फिर से नॉर्मली कर देंगे तो 12i स्क्वायर आ गया माइनस 8i माइनस 3i प्लस 6 चेक कर लेना कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक ना कर लो माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस 4। सो ये नीचे हमारा 5 हो गया, ऊपर कितना आ रहा है ये 12i स्क्वायर को फिर से माइनस लिखेंगे माइनस 12 प्लस 6 माइनस 11i बाय 5 जो क्या आ गया माइनस 6 बाय 5 माइनस 11 बाय 5 इंटू i। हमको सवाल में पूछा था कि भाई बताओ इसका रियल पार्ट कितना है, क्या होगा आंसर बताओ रियल पार्ट इसका माइनस माइनस 6 बाय 5। सेकेंड पार्ट इसका मैं छोड़ देता हूं, खाली कैलकुलेशन है, नया चीज कुछ है नहीं, सिंप्लीफाई कर देंगे डिनोमिनेटर में फिर उसको ये करेंगे। अब ऐसा इसको डिनोमिनेटर में नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में बोला है 1 बाय z1 z2 कंजुगेट, तो पहले z1 z2 कंजुगेट निकाल देंगे फिर 1 बाय उसका निकालेंगे फिर रैशनलाइज करेंगे फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे में बता दूं अगर हमारा इस टाइप का चीज होता है ना, किस टाइप का चीज बताओ, इस टाइप का चीज 1 बाय x प्लस आई वाई होता है तो इसका आंसर हम जानते हैं क्या होता है x माइनस आई वाई ऊपर रहेगा नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमेशा के लिए होता है ऑलवेज, मतलब डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं। जैसे कभी हमको अगर ऐसा मिल गया 1 बाय 3 प्लस 4i तो हाँ आंसर में क्या लिखेंगे 3 माइनस 4i बाय 9 प्लस 16 खत्म। तो मतलब ये इंस्टेंटली इसको देखते ही हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर सकते हैं। 3 बाय 25 माइनस 4i बाय 25, अगर मैं इसको अलग भी कर दूं तो भी हो जाएगा x बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई वाई बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर नहीं हमको ऐसा मिल जाए 1 बाय 3 माइनस आई तो हम क्या करेंगे उस समय इसका उल्टा साइन ऊपर चल जाएगा 3 प्लस आई आ जाएगा और नीचे में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया। आई का स्क्वायर नहीं करना है, ध्यान दो i का स्क्वायर करना नहीं है, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है। i का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। एक्चुअली i स्क्वायर को मैं हटा चुका हूं क्योंकि इसको रेशनलाइज करने से x स्क्वायर माइनस i स्क्वायर y स्क्वायर आएगा, i स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 पुट करने के बाद ये प्लस y स्क्वायर आता है। बोलो समझ में आया सबको? सो दिस वन यू कैन यूज इट एज ए फॉर्मूला, इस चीज को ना फॉर्मूला के हिसाब से लिख सकते हो। ये जो चीज देख रहे हो ये एक फॉर्मूला हो गया है ना, दिस इज फॉर्मूला, ठीक है। अगला पढ़ने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज का बारे में जान लेते हैं। कंजुगेट का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है 2-4 तो जिसको कि याद रखना पड़ेगा। याद रखने से क्या होगा हम कुछ क्वेश्चन जो है ना काफी आसानी से कर सकते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, पहला अगर प्लस है और माइनस है प्रॉपर्टी बोल रहा है अलग कर लो, z1 प्लस z2 या फिर z1 माइनस z2 पूरा का कंजुगेट अलग कर लो, इनटू है तो भी अलग कर लो, डिवाइड है तो भी अलग कर लो, ये बोल रहा है प्रॉपर्टी। बोल रहा है कि अगर प्लस माइनस इंटू डिवाइड है, दो ठो इंटू है, उनका कंजुगेट निकालना है तो उनको अलग अलग कर लो, काम खत्म। अब उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है कि z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई हम सबको पता है,
z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x माइनस आई वाई, ये भी हम सबको पता है। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो मिलता है हमको कितना, z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2x मिलता है। x को हम बोल सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z, तो z प्लस z कॉन्जुगेट होता है 2 रियल पार्ट ऑफ z। z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 रियल पार्ट ऑफ z। ऐसे ही अगर z माइनस z कॉन्जुगेट निकालूं तो ये माइनस ये प्लस, तो z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x कैंसिल हो गया, ये आई वाई 2 बार आ गया, 2 आई वाई हो गया, तो i छोड़ने का बाद 2y हुआ, 2y बोलने से 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, सो दैट इज व्हाई z माइनस z कॉन्जुगेट हो गया हमारा 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, i इंटू 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब सोचो कि कभी ऐसा हो जाए कि z माइनस z कॉन्जुगेट 0 हो जाए। अगर z माइनस z कॉन्जुगेट 0, अगर हमारा z माइनस z कॉन्जुगेट 0 हो जाए, मतलब क्या हो गया, 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0, और 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 का मतलब हो गया क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0। और हम बहुत पहले ने 2 क्लास पहले पढ़े हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो प्योरली रियल हो जाता है। क्या हो जाता है, प्योरली रियल। मतलब z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि z इज प्योरली रियल, और z माइनस z कॉन्जुगेट 0 को हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन दिस वन, कि अगर z प्लस z कॉन्जुगेट नहीं, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट हो गया तो z इज प्योरली रियल, ये हमको ध्यान में रखना है। मतलब कभी कभी बहुत बड़ा नंबर दिया होगा, बहुत ही बड़ा नंबर दिया होगा, और उसमें से आपको बोलेगा कि ये प्योरली रियल है, प्रूव करो। तो क्या प्रूव करेंगे, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। अगर ये प्रूव कर लेंगे तो बोल देंगे कि ये प्योरली रियल नंबर है। ऐसे ही कभी सोचो ऐसा आ गया कि z प्लस z कॉन्जुगेट 0, इसका मतलब 2 इंटू रियल पार्ट 0, रियल पार्ट 0 का मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, कंप्लीटली इमेजिनरी नंबर। मतलब z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0, ये इंडिकेट करता है कि z इज प्योरली इमेजिनरी। अगर z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 हो गया कभी, ये इसका मतलब ये हो गया कि z इज प्योरली इमेजिनरी। ये प्योरली इमेजिनरी का कंडीशन हो गया। अगर z प्लस z कॉन्जुगेट 0 तो प्योरली इमेजिनरी, ऐसे z इक्वल टू z कॉन्जुगेट तो ये हो गया प्योरली रियल। इसको याद रखना है। प्रॉपर्टीज हम बात कर सकते हैं कि ये क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसे हुआ, कुछ प्रॉपर्टी हम प्रूव कर सकते हैं, बट एट द एंड वी हैव टू रिमेंबर द प्रॉपर्टी टू यूज इट समवेयर। कहीं पे आएगा तो हम उसको यूज करेंगे, तो हमको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी क्या है कि z टू द पावर n का कॉन्जुगेट अगर हम निकालेंगे, z टू द पावर n का कॉन्जुगेट निकालेंगे इज इक्विवेलेंट टू z कॉन्जुगेट टू द पावर n। मतलब ये कॉन्जुगेट को नीचे ला सकते हैं, कॉन्जुगेट को हम नीचे ला सकते हैं, पावर को ऊपर चढ़ा सकते हैं। ये हमारा कॉन्जुगेट का नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। तो इसी का ऊपर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक अभी एक क्वेश्चन वहां पे मैं छोड़ के आ गया, इसीलिए कि वहां प्रॉपर्टी यूज करके वो क्वेश्चन हो रहा था। जरा बताओ मेरे को, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट याद रहा कि नहीं सबको, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। अगर z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट है तो प्योरली रियल, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट है तो प्योरली रियल, z प्लस z कॉन्जुगेट 0 हो गया तो प्योरली इमेजिनरी। प्रॉपर्टी बोलता है कि प्लस है तो अलग अलग करो, माइनस है तो अलग अलग करो, प्लस है अलग अलग करो, माइनस है अलग अलग करो। और प्रॉपर्टी बोला है कि अगर पावर का ऊपर कॉन्जुगेट चढ़ा हुआ है तो कॉन्जुगेट को नीचे ला सकते हैं, नीचे कॉन्जुगेट है ऊपर पावर है तो पावर को नीचे लाके कॉन्जुगेट को ऊपर ले सकते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज, इसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। ये सवाल दिया है
z इज इक्वल टू √3/2 प्लस I इंटू 1/2 टू द पावर 105 प्लस √3/2 माइनस I इंटू 1/2 टू द पावर 105। हमको बोल रहा है कि प्रूव करो कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। हमको सवाल ने बोला है कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है बोल के प्रूव करो। इसका मतलब ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि ये जो है प्योरली रियल है, मतलब तो ये इमेजिनरी पार्ट 0 का मतलब प्योरली रियल है। और प्योरली रियल कब होता है? z इज इक्वल टू z कंजुगेट होने से प्योरली रियल होता है। z इज इक्वल टू z कंजुगेट होगा तो प्योरली रियल होगा। तो हमारा z का वैल्यू इतना निकला है। अगर हम कैसे करके दिखा दे कि भाई हमारा z कंजुगेट भी यही है तो बोल देंगे प्योरली रियल, सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0। आया समझ में? मतलब ये क्वेश्चन में हमारा एम यही है, यही हमारा एम है प्रूव करना कि z कंजुगेट इज इक्वल टू z। चलो स्टार्ट करते हैं। z कंजुगेट इज इक्वल टू z करते हैं। z कंजुगेट इज इक्वल टू √3/2 प्लस I इंटू 1/2 टू द पावर 105 प्लस √3/2 माइनस I इंटू 1/2 टू द पावर 105। ये लंबा सा एक बार आ जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि हम z का कंजुगेट निकाल ले तो z का ऊपर हम बार दे देंगे। अब इतना याद रखना है कि x प्लस IY का कंजुगेट जो होता है वो होता है x माइनस IY, और x माइनस IY का कंजुगेट जो है वो होता है x प्लस IY। मतलब कंजुगेट में हम वैल्यू उस समय डाल सकते हैं, मतलब साइन चेंज तब कर सकते हैं अगर मेरे को x प्लस IY का फॉर्म में दिखाई दे तो। अब हमारे पास कंजुगेट यहां से यहां तक है। ये कंजुगेट का नीचे, ये कंजुगेट का नीचे जो लिखा है वो तो x प्लस IY का फॉर्म में नहीं है। अरे कितना गंदा सा एक्सप्रेशन लिखा है देखो, कंजुगेट का नीचे कितना गंदा सा एक्सप्रेशन लिखा है। दिस इज नॉट इन x प्लस IY फॉर्म। x प्लस IY तो यहाँ पे है, उसका ऊपर पावर है, फिर प्लस है, फिर इसका ऊपर पावर है, कितने सारे चीजें हैं यहाँ पे। तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं करूं क्या? कैसे मैं x प्लस IY का कंजुगेट या फिर x माइनस IY का कंजुगेट तक पहुंचू? तो उस तक पहुंचने के लिए मेरे को प्रॉपर्टी सब का यूज करना पड़ेगा। हम देख सकते हैं कि ये वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है और ये वाला भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो इसको मैं Z1 मानूंगा, इसको Z2 मानूंगा। तो हमारे पास पहला प्रॉपर्टी था जो Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट अगर था तो उसको बोलता है कि अलग कर लो, बोलता है कि भाई इसको अलग कर लो। तो हम क्या करेंगे, पहला का कॉन्जुगेट लिख लेंगे √3/2 प्लस I इंटू 1/2 टू द पावर 105 कॉन्जुगेट, लाइन थोड़ा छोटा हो गया अभी, प्लस √3/2 माइनस I इंटू 1/2 टू द पावर 105 का कॉन्जुगेट। ये कैसे हुआ? एज Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। सो ये सबको समझ में आ गया। ये प्रॉपर्टी यूज करके हम इसको किए। अब बात हो गया क्या? अब ये x प्लस IY या कॉन्जुगेट का नीचे x प्लस IY लिखा है, अभी भी नहीं लिखा है। कॉन्जुगेट का नीचे x प्लस IY अभी भी नहीं लिखा है, तो फिर अभी भी मैं साइन चेंज नहीं कर सकता। तो फिर मैं करूं क्या?
कॉन्जुगेट का नीचे समथिंग लिखा है, उसका पावर लिखा है, मतलब z टू द पावर n का कॉन्जुगेट लिखा है। प्रॉपर्टी पढ़े कि z टू द पावर n का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट टू द पावर n, तो उसी हिसाब से ये कॉन्जुगेट को नीचे लाएंगे, पावर को ऊपर चढ़ा देंगे। √3/2 प्लस I into 1/2 का कॉन्जुगेट टू द पावर 105, कॉन्जुगेट टू द पावर 105 प्लस √3/2 माइनस I into 1/2 का कॉन्जुगेट टू द पावर 105। अब ये कैसे हुआ कि कॉन्जुगेट इतना ऊपर था, नीचे कैसे आ गया? साइड में हम प्रॉपर्टी लिख के बता देंगे, एज z टू द पावर n का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट टू द पावर n। अब हमारा कॉन्जुगेट का नीचे x प्लस iy है, कॉन्जुगेट का नीचे हमारा x प्लस iy है, मतलब अभी मैं साइन चेंज कर सकता हूं, तो अभी मैं लिख सकता हूं √3/2 माइनस I into 1/2 टू द पावर 105 प्लस √3/2 माइनस I into 1/2 नहीं प्लस I into 1/2 टू द पावर 105। ये हो गया हमारा। इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं हुआ है, इसमें उसका मतलब कैसे मेथड यूज हो गया, मतलब कैसे कॉन्जुगेट निकालते वो यूज हुआ है। तो वी नीड नॉट राइट एनीथिंग हियर, खत्म। ये अभी इससे ऐसा दिखना चाहिए, z कॉन्जुगेट इक्वल टू z दिखना चाहिए। तो z में क्या है, प्लस वाला आगे है, माइनस वाला पीछे है। यहाँ पे माइनस वाला आगे है, प्लस वाला पीछे है। तो कॉन्जुगेट का सॉरी आज जो शुरू में पढ़े कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, तो इसको आगे इसको पीछे हम ले सकते हैं। तो लिख सकते हैं √3/2 प्लस I into 1/2 टू द पावर 105 प्लस √3/2 माइनस I into 1/2 टू द पावर 105 इज इक्वल टू z हो गया। तो आखिर वाला चीज मैं यहां पे लिख देता हूं, एज z is equal to z conjugate, so z is purely real, hence imaginary part of z is equal to 0। ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, ये येलो वाला स्टेटमेंट, क्योंकि यही वाला हमको पूछा है सवाल में। हम पहले यहां तक प्रूव कर लिए, फिर यहां से यहां तक लिख लिए, ये वाला स्टेटमेंट लास्ट में लिखना है। क्या सभी को समझ में आ गया ये सवाल? हाँ या ना? चलो अगला देखते हैं क्या है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस को एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो है, मॉडुलस को एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोला जाता है। तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लिखते कैसे, कैसे डिनोट करते हैं? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z is denoted by, मतलब क्या लिखा होगा कि हम बोलेंगे इसका मॉडुलस निकालो, z उसका साथ मॉड दे देंगे दोनों, z का मॉड, z का मॉडुलस निकालेंगे, z का ऊपर मॉड दे देंगे, तो ये हो जाएगा कि मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो निकलता कैसे है? अगर z हमारा x प्लस iy है, अगर z हमारा x प्लस iy है, तो मॉडुलस ऑफ z कैसे निकलेगा? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का रूट ओवर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इसका रूट ओवर हो जाएगा। ठीक है, हेलो क्लास को कोई सलाह कोई हाँ। तो मैं क्या बोल रहा था कि z अगर x प्लस iy है तो z का मॉड हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मतलब एग्जांपल हिसाब से लेंगे तो
सोचो कि हमको z दिया है ऐसे, सोचो कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i दिया है, तो z का मॉड हम कैसे निकालेंगे? रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16. Care has to be taken to see कि we are not taking i with that, क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर बोला है, i y का स्क्वायर नहीं बोला है, तो we are not going to take i स्क्वायर नहीं लेना है, खाली कोफिशिएंट लेना है. तो ये बन गया हमारा 25 का रूट ओवर 5. सभी को मॉड समझ में आया? कैसे निकालते हैं समझ में आया? z इज इक्वल टू दिस वन. ये एग्जांपल समझ में आया सबको? अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, z इज इक्वल टू 3 माइनस 4i. अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, z इज इक्वल टू 3 माइनस 4i, क्या मैं इसको 3 प्लस ऑफ माइनस 4 इंटू आई सोच सकता हूं? बिल्कुल, ऐसा मैं सोच सकता हूं. तो अगर मैं इसका मॉड निकालूं तो क्या होगा? रूट अंडर x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस y हमारा -4 है, इसका स्क्वायर 16 आ गया. अरे ये भी तो रूट ओवर ऑफ 25 इक्वल टू 5 आ गया. मतलब एग्जांपल नंबर 2, सेम वैल्यू अगर x और y का था, प्लस माइनस फर्क पड़ा तो भी आंसर हमारा वही निकला. अगर मैं तीसरा वैल्यू लेता हूं, z इज इक्वल टू -3 प्लस 4i. अगर -3 प्लस 4i लिखा तो फिर z का मॉडुलस क्या मिलेगा? -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर इज इक्वल टू कितना आ गया? 9 प्लस 16 का रूट ओवर इज इक्वल टू 5. ऑल ऑफ यू गॉट इट? और अगर मैं z लेता हूं -3 माइनस 4i, तो z का मॉड जो हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू, फिर से ये 9 प्लस 16 का रूट ओवर आ जाएगा, फिर से 5 आ जाएगा. मेरा कहने का मतलब है आई कैन सी कि ये चारों केस में मेरे को वैल्यू सेम मिला. जरा देखो चारों केस क्या क्या है. ये अगर x प्लस आई वाई है, ये x माइनस आई वाई है, इसका मतलब z ये है तो ये z कॉन्जुगेट है. मतलब z का मॉड का वैल्यू जितना है, z कॉन्जुगेट का मॉड भी वही होता है. ये हमारा -3 माइनस 4i है, मतलब z कॉन्जुगेट का नहीं, ये कुछ नहीं है वैसे. ये वाला हमारा कितना है? z ये है तो माइनस z ये है. अगर z ये है तो ये माइनस z है, -3 माइनस 4 है. और इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट ये है. तो यहां से मेरे को ये पता चला कि भाई ये चारों चीज का वैल्यू तो सेम ही निकल रहा है. किसका? z का मॉड, z कॉन्जुगेट का मॉड, -z का मॉड और -z कॉन्जुगेट का मॉड. ये चारों चीज हमारा सेम निकल के आ गया. z मॉड नहीं, z का मॉड, z कॉन्जुगेट का मॉड, -z का मॉड, -z कॉन्जुगेट का मॉड, ऑल आर सेम. कैसे निकला सबको पता चला? हाँ या ना, जल्दी से बता दो. ये कंक्लूजन हमने ड्रॉ किए. अब फाइनली देखते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है. ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख के हम लोग आज का क्लास खत्म करेंगे. अगले क्लास में इसका ऊपर क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है देखते हैं. चलो जरा बात करते हैं, यही वाला नंबर का बारे में बात करते हैं. क्या है ये? 3 प्लस 4i. अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली प्लॉट करूं तो क्या मिलता है? ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, x 3 यूनिट चले जाएगा और y में 4 यूनिट चले जाएंगे हम लोग, तो हमको नंबर मिल जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 4i. हम सबको पता है कि यहां से यहां तक हमारा 3 होता है, यहां से यहां तक हमारा 3 है और यहां से यहां तक हमारा 4 है, इसीलिए वो वाला पॉइंट 3,4 हुआ. आया समझ में? हमको z मोड अगर निकालना है तो बोल रहा है कि भाई x का स्क्वायर करो, y का स्क्वायर करो, मतलब 3 का स्क्वायर करो और 4 का स्क्वायर करो. 3 का स्क्वायर बोलने से
इस लाइन का स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है, 4 का स्क्वायर बोलने से इस लाइन का स्क्वायर, और ये लाइन तो दोनों सेम है, ये लाइन सेम है दोनों। नाउ यू कैन सी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हमको देगा क्या, इसका स्क्वायर, मतलब ये जो है ना मॉड z हो जाएगा। अगर z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i में यहां पे लिख लिया, 3 प्लस 4i जो z यहां पे लिख लिया, तो z का मॉड बोलने से ये होता है। और ये है क्या एक्चुअली, ये है क्या, ये ओरिजिन है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये हो गया क्या, लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं मॉड्यूलस निकालता हूं तो वो क्या देता है, ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन करने से जो लाइन मिलता है उसका लेंथ मिलता है। तो हम लिख सकते हैं लिख सकते हैं क्या, z mod is geometrically the length of the line joining the complex number to origin in argand plane। ये हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा पॉजिटिव आता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। जीरो आता है एक बार जब उसका रियल पार्ट जीरो, इमेजिनरी पार्ट जीरो। 0 प्लस i0 का मॉडुलस 0 आता है, बाकी जितना सारे नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर सारे का मॉडुलस जो है वो पॉजिटिव आता है, क्योंकि लेंथ होता है। 0 प्लस i0 बोलने से ही ओरिजिन है, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस 0 ही होगा, बाकी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से थोड़ा दूर में कुछ ना कुछ दूर तो रहेगा, तो वो सारे पॉजिटिव होगा।